पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मन की बात में भी और एक कार्यक्रम में भी कहा कि आने वाले 10 साल में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है 10 साल के बाद उसको 200 वर्ष हो जाएंगे। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई वो आई 1835 में, उसको 200 वर्ष हो जाएंगे। तो उनका ये संकल्प था कि अगले 10 वर्षों में लॉर्ड मैकाले की जो विचार था, जो उसकी शिक्षा नीति थी, वो खत्म होनी चाहिए और उसकी जगह जो मूल यहाँ की शिक्षा नीति है उसको प्रश्रय मिले, उसको जो है आधार मिले, उसको समाज में महत्व मिले, स्थान मिले, ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए। तब पूज्य स्वामी आर्यवेश जी जो शारदा शिक्षा सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में एक बात कही कि आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म तो करेंगे, विकल्प में क्या देंगे? जब तक आप किसी चीज का विकल्प नहीं देंगे तो आपका संकल्प अधूरा है। और उनमें उस पत्र में स्वामी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के उस प्रकल्प को रखा जो उन्होंने 1902 में प्रारंभ किया था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। और आप सबको पता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल खोलने का संकल्प क्यों लिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने हर विचार में एक ही बात कहते थे कि हमें अपने मूल से जुड़ करके रहना है, बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ चलना है, जड़ों से जुड़ करके रहना है, ये बातें कहते थे। और ये बातें तभी आ सकती थी जब शिक्षा पद्धति हमारी हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कुछ पाठशालाएं, संस्कृत पाठशालाएं खोली भी, कुछ दिन चली भी, बाद में वो बंद हो गई। परंतु उसी विचार को स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में लागू किया और उसको लागू करने के पीछे जो कड़ियां जुड़ती हैं, वो अपने घर में थे, वो बैरिस्टर थे, अच्छे वकील थे। उनकी जो बेटी थी वो एक ईसाई मिशनरियों के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से वापस लौट करके आई, अपना बैग रखा और एक गीत बोलना प्रारंभ किया। ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईशा तेरा राम रमैया, ईशा तेरा कृष्ण कन्हैया। जब ये बात स्वामी श्रद्धानंद जी जो उस समय मुंशीराम थे, मुंशीराम वकील, उन्होंने जब ये सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि हम लोग किस संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम जिन बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां तो कुछ और ही परोसा जा रहा है। उस दिन उनके मन में जो संकल्प जगा था उसका कोई उन्होंने विकल्प नहीं तलाशा और सीधा का सीधा एक प्रतिज्ञा की कि मुझे इस शिक्षा पद्धति को खत्म करना है और इसके विकल्प के रूप में आर्ष शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को देना है। मैंने 1835 की बात आपके सामने रखी लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले का जन्म 1800 में हुआ। उसको यहाँ पर खास करके शिक्षा नीति के सर्वे के लिए आमंत्रित किया गया था और वो सहयोगी थे विलियम एडम के। विलियम एडम जब यहाँ आए थे और शिक्षा के ऊपर जब अपना सर्वे कर रहे थे, उन्होंने एक एक गांव में जाकर के सर्वे किया कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है। आपने अक्सर आर्य समाज के विद्वानों से ये बात सुनी होगी कि यहाँ 7,32,000 गुरुकुल होते थे। और मैं किसी से ये पूछ लूं कि प्रमाण दो, फिर वो बोलते नहीं। मैं दे रहा हूं प्रमाण। विलियम एडम ने जब सर्वे किया, जिन जिन गांव में गए, 7 लाख से ज्यादा गांव में, 7 लाख से ज्यादा गांव में इसलिए कह रहा हूं, उस समय जो गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे रजिस्टर्ड थे वो गांव, उन सब गांव में पाठशालाएं थी, मदरसे थे। मदरसे उन गांव में जिनमें मुस्लिम बाहुल्य था और जहां हिंदू बाहुल्य था वहां पाठशालाएं थी। विलियम एडम लिखता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, उसने 1835 से लेकर के 38 तक पूरा सर्वे किया। उस सर्वे में कहता है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में पाठशाला नहीं। और उसका जो सहयोगी था, उसका जो सलाहकार था लॉर्ड मैकाले, जिनको लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले कहते हैं, उसने भी सर्वे किया था। वो भी यही काम करने के लिए लगा हुआ था। वो जो बात कहते हैं, उनसे जब पूछा गया 1835 में भी कि आप जो ये सर्वे कर रहे हैं, इनको आप स्कूल कह सकते हैं क्या? तो लॉर्ड मैकाले ने मना कर दिया। विलियम एडम तो कह रहा है कि नहीं, ठीक है, स्कूल है, क्योंकि यहाँ सीख रहे हैं। लॉर्ड मैकाले कहता है कि इनको स्कूल नहीं कह सकते,
और स्कूल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ परीक्षा नहीं होती है, पाठशाला में परीक्षा नहीं होती है, इसलिए उसको स्कूल नहीं कह सकते। दूसरा, इसको स्कूल हम लोग इसलिए भी नहीं कह रहे क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित नहीं, ये समाज द्वारा संचालित। दो बात आ गई कि उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, जो भी शिक्षा का सिस्टम था, उसको समाज संचालित करता था, सरकार संचालित नहीं करती थी। और प्रत्येक गांव में विद्यालय होता था, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे गांव थे, इसलिए हर गांव में पाठशाला थी। तो और पाठशाला किस रूप में थी? गुरुकुल उनको क्यों कहते हैं? गुरुकुल एक तरह से रेजिडेंशियल टाइप ऑफ स्कूल होता है, जहाँ बच्चे वहीं रहते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे आपके पास में मेरठ भोला जाल गुरुकुल है, वहाँ बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उस रूप में टीचर नहीं है कि परमानेंट टीचर रख दिया, वो टीचर ही स्पेशलाइज करके पढ़ाएंगे, नहीं। बड़े जो बच्चे होंगे वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। यही सेम पद्धति उस समय भारतवर्ष में प्रचलित थी। उस समय जब वहाँ की जो मीटिंग चल रही थी, उसमें विलियम मैडम से ये बात भी पूछी गई कि यहाँ पढ़ाया क्या क्या जाता है। विलियम मैडम लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। धार्मिक उसमें वेद से लेकर के रामायण महाभारत तक सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा गणित पढ़ाया जाता है, बीज गणित पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब आप समझते होंगे, कारीगरी, हाथ की कारीगरी जिसमें हम लोग सीखते हैं। उसमें चाहे मटका बनाने की बात है, चाहे मकान बनाने की बात है, चाहे लोहे का काम करने की बात है, ये सारा का सारा प्रशिक्षण विद्यालय में दिया जाता है। ये उस समय का ढांचा था। विलियम मैडम कहता है कि ये इतना मजबूत ढांचा है भारत का, इस सारी शिक्षा में जहाँ ज्ञान निहित है, तो ज्ञान के साथ साथ में कर्तव्य भी निहित है कि उनका कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। परंतु लॉर्ड मैकाले कुछ और चाहता था। लॉर्ड मैकाले ये चाहता था कि मुझे जो है इस शिक्षा का जो सिस्टम, इसको खत्म करना है, और मुझे यहाँ पर जो भारतीय जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उसको खत्म करके अंग्रेजी को प्राथमिकता देनी है। और इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उसके पीछे जो उद्देश्य था, वो यहाँ से ऐसे दुभाषी तैयार करना चाहता था, ऐसे लोग तैयार करना चाहता था जो दिखने में तो भारतीय हों, परंतु मानसिक रूप से और शिक्षा की दृष्टि से वो पूरे के पूरे अंग्रेज हों, उनके बीच में दुभाषी का काम करें या उनके अधिकारी बन करके यहाँ के लोगों से, कर्मचारियों से काम ले सकें। और इसके मूल में क्या था? इसके मूल में था प्लूटो। प्लूटो जो है इस अंग्रेजियत शिक्षा का जनक जिनको माना जाता है। कभी पढ़ना आपको अगर फुर्सत लगे, उसकी एक पुस्तक है द रिपब्लिक। प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी है, वो संभवतः बीसी से 300 साल पहले लिखी है। प्लूटो अपनी पुस्तक में लिखता है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए नहीं होती। कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, शिक्षा तो सबके लिए है, परंतु वो उसकी कैटेगरी बनाता है कि जो विशेष शिक्षा है, साधारण शिक्षा तो सबको दे दो, ठीक है, परंतु जो विशेष शिक्षा है, गणित जिसमें शामिल है, दर्शन जिसमें शामिल है, वो सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग को दी जाए जो प्रशासनिक कार्य करेंगे या जो राजा की भूमिका में रहेंगे, उनके लिए शिक्षा विशेष है, बाकी की शिक्षा की जरूरत नहीं है। प्लूटो के इसी विचार को अहम रखते हुए, अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए, लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर उसी शिक्षा प्रणाली को एक तरह से थोप भी दिया। और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि वर्तमान समय में जब हम देखते हैं, बहुत एक लंबा समय लगा। विलियम मैडम कहता है कि बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी शिक्षा चल रही थी, परंतु 4 साल में लॉर्ड मैकाले ने जो प्रयास किया, उसका प्रभाव ये रहा कि वो जो शिक्षा अच्छी दिखती थी यहाँ के स्थानीय लोगों की, वो खत्म होती दिखाई देने लगी। जो पिछले 60 साल में कम नहीं हुई, वो 4 साल में कम हो गई। और उसका दुष्परिणाम ये निकला, जो कभी गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहते थे, सभ्यता से जुड़े रहते थे, बड़ों के मान सम्मान को जानते थे, सेवा शुश्रूषा जानते थे, सांस्कृतिक रूप से वो विकसित थे। परंतु जैसे जैसे अंग्रेजियत का बोझ, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का बोझ इनके कंधों पर डाला गया, ये सबसे पहले अपने धर्म से विमुख हुए, अपनी संस्कृति से कटे,
और वो इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, यदि आज के नौजवान को वेद की बात करने लगे तो वो कहते हैं ये तो गडरियों के गीत हैं। उसका दुष्परिणाम, उसी का दुष्परिणाम यह है कि आज 3-3, 4-4 दिन शादी को होते हैं और तलाक की तरफ बढ़ जाते हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि हरियाणा के अंदर एक आईएएस जो है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। उसका दुष्परिणाम यह है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी के घर पे छापा पड़ता है तो 400 करोड़ रुपया उसके बेड में मिलता है। 400 करोड़ रुपये, ये उस शिक्षा प्रणाली का जो है दुष्परिणाम, क्योंकि वो शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली, आर्ष शिक्षा प्रणाली वो व्यक्ति को कर्तव्य का बोध कराती थी, लेकिन लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की जो शिक्षा पद्धति थी, जो विचार था, उसको प्रोजेक्ट करती थी। आज पुनः गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने की इसलिए आवश्यकता है। हर घर में मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है व्यक्ति तो छूट गया हो, इस गंगोह की यदि मैं बात करूं, मोहल्ले की बात करूं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई शराब का ठेका ना खुला हो, जिसमें कोई न कोई मांस की दुकान ना हो। और मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो ये कहने लगूं कि कोई घर शायद बचा हो जिसमें कोई न कोई नशा प्रवेश ना कर चुका हो। कोई घर नहीं बचेगा, हो सकता है कि व्यक्ति बचे हों। ये हमारी माताएं पहले बची हुई थी, इनकी भी समस्या बढ़ गई। अभी पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ, आर्य समाज का मंच है, शिष्टाचार के नाते मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूं, लड़कियों की यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जब छापा पड़ा तो जो लड़कियों की टॉयलेट्स थी उसमें नशे के इंजेक्शन मिले। और कितने मिले? एक बोरी होती है ना जिसमें हम लोग चीनी लेकर के आते हैं, इतनी वो बोरी भर गई। लड़कियों के टॉयलेट्स में नशे के इंजेक्शन की बोरी मिली। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, दिल्ली के अंदर रात को शराब के नशे में 2 लड़कियां गाड़ी चला रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट कर दिया, बाहर निकली, थोड़े से कपड़े डाल रखे हैं और बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। तो इनके ऊपर भी ये शिक्षा प्रणाली का प्रभाव रहा कि हम लोग पाश्चात्य के चक्कर में इतना अंधाधुंध उनकी तरफ बढ़ गए कि हम लोगों ने अपने काम छोड़ दिए। मैं ये कहता हूं कि उन लोगों ने हमारी संस्कृति को अपनाना प्रारंभ किया और हमने उसकी संस्कृति को अपनाना प्रारंभ किया, और उसका दुष्परिणाम सीधा सीधा देखने को मिलता है। मैं पिछले दिनों हॉलैंड में था, और हॉलैंड को फूलों का देश माना जाता है। वहां पे फूल बहुत ज्यादा होते हैं और टमाटर भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो किसी ने कहा कि यहाँ के जो टमाटर हैं, वहाँ का जो किसान है वो टमाटर बहुत ज्यादा पैदा करता है और लाखों किलो टमाटर जो है 1 एकड़ से पैदा कर लेता है। हम लोगों का मन किया कि देख के आते हैं, इतना कैसा कर सकता है। बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है, पति पत्नी उसमें काम कर रहे हैं, कंप्यूटर लगा रखे हैं, मशीनें लगा रखी हैं, किस पौधे को कितना पानी देना है, कितनी उसमें खाद देना है, कितने उसमें पेस्टिसाइड डालना है, वो सारा का सारा कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा है। और वो सब के सब गमले में लगा रखे हैं। ऊपर से टमाटर तोड़े, उस पौधे को एक लकड़ी का जो कुछ लगा रखा था उसके चारों तरफ घुमा दिया, फिर ऊपर आ गया, फिर उसको टमाटर तोड़ के फिर उस पर घुमा दिया। उसको देखने के लिए गए। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस बाग में हम, जिस फार्म हाउस पे हम लोग गए, तो शाम का समय लगभग 5:30-6 बजे का था। उसके बाहर एक जैसे ये तख्त रखे हुए हैं, ऐसे तख्त रखा और लगभग 30-40 लिफाफे रखे हुए। एक लिफाफे में लगभग 1-1 किलो टमाटर रखा हुआ था और सामने लिखा हुआ था 1 kg 1 यूरो, कि 1 यूरो में आप 1 किलो टमाटर ले जा सकते हैं। अद्भुत बात यह थी कि वहां कोई व्यक्ति नहीं था। उस सारे के सारे जो दुकानदारी चल रही थी वहां कोई व्यक्ति नहीं था। हमारे साथ एक साथी और थे, उन्होंने कहा भाई आप कैसे करें, अपना तो काम सारा का सारा अधूरा रह गया। हमारी इच्छा भी थी कि टमाटर भी खा के देखेंगे कैसे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग 2-4 कदम आगे चले तो वहां पे एक बड़ा सा गुल्लक टाइप, जैसे गल्ला बोलते थे ना, वो रखा हुआ था। और आश्चर्य की बात ये थी कि उसके अंदर पैसे भी रखे हुए थे। तो हमारे जो साथी थे उनके पास 10 यूरो का नोट था। उन्होंने 10 यूरो जेब से निकाले, उस गल्ले में डाल दिए, 9 यूरो उठा लिए और एक पॉलिथीन उठा करके हम लोग चल पड़े। जब हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद हंसने लगे। मैंने अपने साथियों से कहा कि अब आप थोड़ा सा चिंतन करके देखिए, यही घटना यहाँ की बजाय यदि कैराना में होती
पहली बात तो ये था कि वो गुल्लक ना मिले, वो जो गल्ला रखा हुआ था, चलो वो मिल जाए तो फिर वो टमाटर ना मिले। और हमारे वालों को तो ये भी तसल्ली नहीं कि ये बैडी मिल जाए, तखत भी नहीं मिलना था। जो परंपरा कभी हमारे यहाँ थी, हमारे यहाँ का राजा घोषणा करता था कि यहाँ पर कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, और व्यभिचारिणी महिला नहीं है तो पुरुष का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग निश्चित तौर पे आलोचना करते हैं यूरोपीय देशों की, वो कम कपड़े पहनते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, परंतु बलात्कार की घटनाएं प्रतिशत के मामले में हमारे से कम होती हैं, हमारे यहाँ ज्यादा होती है। पिछले दिनों एक पत्र जो है, समाचार पत्र जो है, उसका एक सर्वे छपा, और उस सर्वे में इतनी खतरनाक चीज छपी कि लगभग 24% बेटियों के ऊपर घटनाएं परिवार के लोगों के द्वारा होती हैं। जो रिश्ते में भाई लगते हैं, चाचा ताऊ लगते हैं, मामा के बेटे लगते हैं, उनके द्वारा जो है बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। हम लोग ऑफिस में जाते हैं 10 बजे, 10 बजे लगते हैं ऑफिस दिल्ली में सारे, वहां के ऑफिस 7 बजे लगते हैं। अब आप विचार करके देखिए, जिनका ऑफिस 7 बजे लगेगा वो 5 बजे उठेगा कम से कम। हमारा 10 बजे लगेगा तो हम 8 बजे भी उठ सकते हैं। यूरोप में, हॉलैंड में की मैं बात कर रहा हूँ, हॉलैंड के सारे हॉलैंड में भी, जर्मनी में भी ऑफिस मॉर्निंग में 7 बजे की शिफ्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति 5 बजे उठेगा, वैसे ही नेचुरल सी बात है कि जो जल्दी उठेगा उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारे वालों का सोने का पता नहीं, जागने का पता नहीं। अब ये विवाह शादी, एक में विवाह में चला गया अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 1 सप्ताह पहले, उन्होंने कहा जी आपको 1-1:30 बजे फ्री कर देंगे स्वामी जी, संस्कारों में जरूर रहना है। तो मैं भी चला गया, बैठ गया, हम बात करने लग गए। 1:30 बज गया, मैंने पूछा भाई संस्कार कितने बजे होंगे? उन्होंने कहा जी स्वामी जी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। सुबेरे 6 बजे संस्कार हुए। मैं बोला सो भी लिया करो थोड़े बहुत। तो हम किधर जा रहे हैं? वो आपकी नकल करके, आपको आदर्श मान करके उन्होंने अपनी उन चीजों को जीवन में उतारना प्रारंभ किया, और हम लोगों ने उनकी नकल करके अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति को छोड़ दिया। और उसका दुष्परिणाम यह है कि सरस्वती की पूजा तो हम करते हैं, और सरस्वती मुस्कुरा रही है अमेरिका पे। सरस्वती की सबसे ज्यादा पूजा तो भारत में होती है ना, और सरस्वती कहां मुस्कुरा रही है? अमेरिका में। तो हमें प्रयास ये करना है कि अपनी जड़ों से जुड़ करके रहना है, और जब जड़ों से नहीं जुड़े, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे बच्चे हमारे हाथों से चले गए। आचार्य सानंद जी आ गए। आचार्य सानंद जी ने बहुत सुंदर प्रसंग दिन में एक रखा, बच्चों का रखा कि बच्चे देख करके सीखते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग है ना, इनके सबसे अच्छे मित्र होते हैं छोटे बच्चे। दादा और पोता इस दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छे, और इसी को संस्कारों का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ से वहां आदान प्रदान होता है। दादा अच्छा हो तो पोता जो है ठीक हो जाएगा, और दादा शराबी होगा तो पोता शराबी बनेगा, बाप चाहे ना पीता हो। मैं आर्य समाज के लोगों को ये कहता हूँ कि अपने साथ अपने पोता पोती को जरूर लेकर के आओ। इसका एक फायदा ये होगा कि एक तो जो आपका बेटा है ना, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। आप उसको कह सकते हो भाई मेरे वाले ने ठीक रखेगा तो मैं तेरे वाले ने ठीक रख लूंगा। एक बार एक जो मिस्त्री लग रहा था कहीं, जैसे चिनाई का काम करते हैं ना, तो काफी धूप निकल रही थी और धूप बहुत तेज। उसका पिताजी आया उस मिस्त्री का, और उसने कहा भाई नीचे आ जा। उसने कहा बाबू थोड़ी देर रुक जा, यो काम रह रहा आधे घंटे का करके मैं आ जाऊंगा। आधे घंटे में दोबारा फिर गया वो, कहला भाई गर्मी हो रही है नीचे आ जा। तो बोला बाबू रुक जा थोड़ी देर, काम कर लेने दे, आ जाऊंगा, क्या बात होगी। तो वो नीचे नहीं आया। वो बुजुर्ग अंदर गया, और छोटा सा उसका छोटा बच्चा था, उसने लिया उसकी चप्पल निकाल के धूप में खड़ा कर दिया। बच्चा रोने लग गया। फिर ऊपर वाले की आवाज आई कि बाबू मारेगा मेरे छोरे ने। बोला भाई जब तक मेरे वाला छोरा नीचे नहीं आएगा तो तेरे वाला भी भीतर नहीं जाएगा। तो ये तो इन बच्चों को समझाने की जरूरत है, और बच्चा आपको देख के सीखता है। जैसा आचार्य जी ने कहा, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। सुबह का समय है और पति पत्नी ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे उनकी माँ भी है, एक पत्नी, उसको जो महिला उसकी सास कह सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है। वो जैसे अपनी तैयारी कर रहा है, अखबार वाला आता है, अखबार दे देता है घर में। वो जो बुजुर्ग महिला थी उसका मन किया कि मैं अखबार पढ़ लूं। अखबार पढ़ने लगी तो उनको अपना चश्मा दिखाई नहीं दिया।
माँ ने कहा मेरा चश्मा किसी ने देखा है तो दे दो, कोई नहीं बोला। माँ ने दोबारा फिर प्रस्ताव रखा, भाई मेरा चश्मा देखा किसी ने तो दे दो, नहीं किसी ने जवाब दिया। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरा चश्मा आपने देखा है कहीं? तो फ्रिज के ऊपर चश्मा रखा था, उसने माँ की तरफ फेंक दिया ऐसे और कहा कि माँ तेरी आंख फूट रही है क्या? कहती है चश्मा नहीं दिखता, यो चश्मा पड़ा, सुबह की चश्मा चश्मा चिल्ला रही है, ऑफिस में जाना सारा काम खराब कर देगी। पर माँ बेचारी मन महसूस करके चश्मा उठा लिया, अखबार पढ़ने लगी। वो जो छोटा सा बच्चा है ना, ये छोटे बच्चे सीआईडी इंस्पेक्टर होते हैं, इनको पूरे परिवार की पूरी जानकारी होती है। आप बताना चाह रहे हैं तो भी और नहीं बताना चाह रहे हैं तो भी। तो वो जो सारे के सारे सिस्टम को छोटा सा बच्चा बैठा बैठा देख रहा है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो अपना बैग उठा करके तैयार हो लिया था और गली में निकलने लगा श्रीमान जी, उसको याद आया कि भाई बाइक पे जा रहा है, वो जो ब्लैक गॉगल्स होते हैं वो तो तूने छोड़ ही दिए। फिर उसने कहा मेरे चश्मे देखे किसी ने? कोई नहीं बोला। वो सीआईडी इंस्पेक्टर आया अंदर से, चश्मा उठाकर गली में मारा फेंक के। बोला पापा तेरी आंख फूट रही है, यो चश्मा रहता ने दिखता को ना। उसने कहा मूर्ख, स्कूल में तेरे को यही सिखाते हैं? उनका ना पापा, स्कूल में मुझे ये नहीं सिखाते, स्कूल में तो बहुत अच्छी बातें सिखाते, मैं तो आर्य समाज के स्कूल में जाता हूँ, वहां तो बड़ी अच्छी बातें सिखाते। ये तो मैंने आपसे सीखा, आपने दादी को कहा था, मुझे लगा बढ़िया बात होगी, मैंने आपको कह दी। तो बच्चे तो आपको देख करके सीख रहे हैं ना। वहीं फिर शाम को दूसरी घटना होती है। आजकल की ये बहनें जो है ना, ये रील बनावे है ना। एक छोटी सी बेटी है वंशिका, उसका एक इंटरव्यू किया, मेरे चैनल पे भी डला था, तो मैं उसको सुन रहा था। वो क्या कह रही है, छोटी सी मुश्किल से होगी 5 साल की। वो कह रही है जो माँ आजकल रील बनावे है ना, इनके बालक इनकी रेल बनाओगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना जब वो रेल बनाओगे। तो वो जो महिला थी घर में, उसको रील बनाने की आदत थी, और माता जी बुजुर्ग हो रही थी, उसको खांसी की आदत थी। जब भी रील बनाने के लिए जाओ वो खांसते तो रीटेक करना पड़े, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। बार बार जब खांस रही थी, रील बनाने में डिस्टरबेंस हो रही थी, तो शाम को श्रीमान जी आए तो रोटी ना बना रखी। उसने कहा रोटी नहीं बनाई। बोले जब रील नहीं बनेगी तो रोटी भी नहीं बनेगी। तो कभी रील क्यों नहीं बनाई? बोले रील तो जब बना जब तेरी माँ खासन डटे, या तो खांसे बहुत है, रील तो बनाना ना देती। हरियाणवी समझ मारी कि नहीं? तो उसने कहा तो क्या करें? बोले इसना नाथ आश्रम में छोड़ा, वृद्धाश्रम में छोड़ दो इसको, वहां रहेगी, पीछा छूट जाएगा, मैं अपनी रील बना लूंगी, तू मेरा भी काम खराब करे। तने रोटी खानी हो तो देख ले, मेरी रील बनेगी तो तेरी रोटी बनेगी। उसने जो है थोड़ी सेटिंग करी और सोचा भाई माँ वैसे तो कहना ठीक नहीं, माँ तो माँ होती है ना। उसने माँ को थोड़ा समझाया कि माँ इसने रील बनाने की आदत है और तेरी खांसी नहीं रुक रही, जाड़े का दिन है, सर्दी है थोड़ी सी, 1 महीने बाद ये सर्दी चली जाओगी, 1 महीने के लिए तने मैं वृद्धाश्रम में छोड़ आता हूँ, गर्मी आओगी तने फिर ले आऊंगा वापिस। पर माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा दिल दुनिया में किसी का नहीं होता। उसको पता है चालाकी कर रहा है, उसको ये भी पता कि सिखा रखा है, पर वो बड़ा दिल करके कहती ठीक है बेटा मैंने छोड़ा। वो तैयार हो जाती है, पत्नी भी साथ चल पड़ती है, और वो सीआईडी इंस्पेक्टर भी साथ बैठा लिया। गेली चले गए, अनाथ आश्रम में चले गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया पति पत्नी ने, माँ का नाम लिखवा दिया, वो अंदर चली गई। जब वापिस आने लगे तो देखा वो है नहीं छोटे वाला सही सीआईडी इंस्पेक्टर, तो उसको ढूंढ के लाए, 10 मिनट में मिला। गाड़ी में जब बैठ गए, फिर उस जो वो महिला थी उसकी माँ थी, उसने पूछा कह रहे तू कित चला गया था, हम तने कितनी देर से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था तू। बोले माँ मैं अंदर ना थोड़ी जानकारी ले रहा था। कि किस बात की जानकारी ले रहा था? कि मैं ये देख रहा था यहाँ आरओ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अच्छा, और बोले ये भी देख रहा था यहाँ एसी लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। माँ कहती बेटा तू ये क्यों देख रहा था? वो कहता कि नहीं मैं इसलिए देख रहा था कि दादी को तो ना कैसा ही पानी दे दो वो तो पी लेती है, और उसको ना कैसे ही कमरे में सुला दो, गर्मी में सुला दो, सर्दी में सुला दो, वो कुछ नहीं कहती। पर आप तो आरओ का पानी मांगते हो और आपको तो एसी भी चाहिए। माँ कहती है मेरे को एसी चाहिए, पर तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा था? वो कह रहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तू बुढ़ी हो जाएगी तेने छोड़ने नहीं आऊंगा मैं यहाँ। वो उसको देख के सीख रहा है बच्चा। तो बच्चों को संस्कार दिए नहीं, उसका दुष्परिणाम ये हुआ। और ऐसा ही एक बार क्या हुआ, एक खाप के चौधरी थे हमारे अच्छे मिलने वाले थे, एक दिन आए
और बड़े भावुक हुए। उस व्यक्ति को मैंने देखा, बड़े बड़े कार्यक्रमों को करते हुए देखा, बड़े बड़े जो है ना घटनाओं को, आपस के झगड़ों को सुलझाते हुए देखा, पर उस दिन वो बहुत मायूस थे। मैंने पूछा क्या बात हुई बाबूजी? उसने कहा स्वामी जी शायद बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाए जो हमें देने चाहिए। मैंने कहा बात क्या हुई है तो बताओ। उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं और मेरे पास परमात्मा के दिया से खूब प्रॉपर्टी है। मेरी पत्नी ने कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी हो गई है और अब ये प्रॉपर्टी देनी तो इनको अभी दे ही दो। मैंने उसको कहा ऐसा करते हैं 2 एकड़ जमीन रख लेते हैं, 1 कोठी रख लेते हैं, बाकी सारा इनको दे दें। तो पत्नी ने कहा जी जब देनी इनको ही है, बाद में झगड़े होंगे, अभी बांट दो सबको। बोले जी मैंने उसके कहने से सारी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बांट दी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 10 दिन तक तो ठीक ठाक खाना मिला। उसके बाद मेरे पास मिलने जुलने के लिए कोई आ जाए तो उसको चाय पानी की पूछना भी बंद कर दिया। मैं चौधरी आदमी हूँ, पंचायती आदमी हूँ, और घर में कोई आदमी आ जाए और उसको कोई पानी की ना पूछे तो मेरे को बहुत बेइज्जती महसूस होती है स्वामी जी। और अब तो ये हो गया कि मेरे खाने के भी लाले पड़ गए। खाना भी पहले तो ये होता था कि भाई टेबल पे आता था तो खाते थे, अब मैं 4 बार कहता हूँ तब भी खाना नहीं आता, तो फिर आत्मा जो है अंदर से कचोटती है कि तूने ये क्या कर दिया। वो जब बात हुई तो मुझे एक बात और याद आई। एक सेठ जी जो है उसके एक मित्र थे गांव के, देहात के। वो जो गांव के बुजुर्ग थे उसने भी बिल्कुल ऐसा ही कर दिया जैसे इन चौधरी साहब ने किया। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी और आराम से निश्चिंत हो गए। 10 दिन के बाद उसकी भी रोटी पानी बंद हो गई। सेठ जी के पास गए, सेठ जी को कहा कि भाई बड़ी दिक्कत है। सेठ जी ने कहा क्या बात हो गई? मैं तेरा साथी हूँ, बता मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ी समस्या ये रही, सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी और उसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि अब रोटी नहीं मिल रही, चौधरी आदमी है, किसी दूसरे के जाकर खा नहीं सकते। तो सेठ जी ने कहा भाई एक समाधान तो मैं कर दूंगा। बोले जी बताओ। कि मैं तेरे को कुछ चांदी के सिक्के दे रहा हूँ, ये ले जा और ये स्टील का बड़ा सा डिब्बा ले जा, इसको जो है घर में जाकर के गिनना 10-20 बार, और घर वालों को पता चलना चाहिए कि भाई माल तो दाब रहा है बुढ़ा। तो आजकल क्या कर रखे है, इनका गेस्ट हाउस बना रखे पैड़ियां के नीचे है, जितने बुजुर्ग है ना, बाकी तो सारे रहेंगे अंदर ठीक ठाक जगह पे, और इनका गेस्ट हाउस जो पैड़ियां के नीचे जो थोड़ी सी जगह है ना अपनी, उसमें एक चारपाई डाल रखी है, छोटा सा डिब्बा डाल रखा है नीचे, खांसता रहो उसमें, थूकता रहो, दूसरा कोई काम नहीं। तो उसी गेस्ट हाउस में छोटे से में वो ताऊ जी ने अपना डिब्बा रख लिया स्टील का और काउंटिंग करनी शुरू कर दी, 1 2 3, फिर उन्हें उल्टा कर दे, फिर 100 101 102, फिर उल्टा कर दे 201 203, 1000 तक गिन दे उन्हें। ये जो सीआईडी इंस्पेक्टर थे ना जिनकी चर्चा कर रहा था, इनके तीनों बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सारे बाहर खेल रहे। एक का ध्यान पड़ गया कि बाबा 2 दिन से बाहर ना निकल रहा, रुपये गिन रहा, क्या पता नहीं। कान लगा कर सुना, 1000 गिन दी उसने। तो माँ के पास गया कि माँ दादा के पास तो बहुत पैसा है, बाबा के पास तो बहुत पैसा है। माँ कह रही कहाँ पैसा था, जितना था वो तो ले लिया, पेंशन मिलेगी 4 तारीख ने, कुछ ना पैसा। बोला नहीं पैसा है, मैंने गिने। तो बोले शाम को गिनेंगे ना, जब मुझे बताना था। शाम को जब गिनने लगे तो पकड़ लिया पल्लू माँ का कि चल तू भी सुन ले। माँ ने भी दरवाजे पे कान सा लगाया तो बूढ़ा गिनने लग रहा, 800 गिन दिए। 800 गिने तो 1000 तक पहुंचेगा। तो प्रस्ताव आ गया शाम में कि जा अपने दादा ने कह दिया अपने खा लेगा रोटी, और न्यू पूछ लिया क्या बनाना है। रोटी खानी शुरू कर दी। इतनी देर में वो जो दूसरे वाले का सीआईडी इंस्पेक्टर था उसका ध्यान पड़ गया कि चाची तो कभी पूछा ना करती दादे ने, और आज दादा वहां खाना खा रहा है। तो अपनी माँ के पास गया कि माँ वो चाची जो मेरे दादा ने लेगी उधर खाना खिला रही, कुछ तो बात है। वो बोली वो बात तो कुछ न कुछ मिलेगी, वो तो बहुत है, वो तो खाना देती नहीं थी, आज कैसे दे दिया। तो फिर तीसरे सीआईडी इंस्पेक्टर ने बताया कि दादा के पास पैसा दाब रहा, दादा तो वहां सोने के सिक्के दाब रहा, चांदी के सिक्के दाब रहा। बोला ना ऐसी ना हो सकती कि सामने गिनेगा तने गिनवा देंगे हम। फिर दूसरे वाली सुनने के लिए आई, दरवाजे के कान लगा लिया, गिने तो है। शाम में उसका झगड़ा छोटे वाली तो हो गया, तू ज्यादा बड़ी लग रही है, हम नहीं सेवा कर सकते मारे आड़े की। कहते दादा ने हमारे खाओगर पूछ लेना खीर बनानी है कि हलवा बनाना है। शाम ने वहां खाना शुरू। फिर तीसरे वाले को पता चल गया, बोले तुम ही दो, तुम तो छोटे हो, वक्त तो हमारा है, हम बड़े हैं, हम करेंगे सेवा। फिर वो खींच के ले जा। बूढ़े ने कहा ऐसा कर लो, सप्ताह में 2 दिन का समय बांट लो, एक दिन उपवास करूंगा भाई, बड़ी उम्र होगी, रोज तो खाया नहीं जाएगा, 2 दिन बांट लो।
2-3 साल तक यही काम चलता रहा। बूढ़े का आखिरी टाइम आ गया, आखिरी टाइम आ गया तो तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों बहू तीनों छोरे। कहा बाबू कुछ कहना है, बाबू कुछ कहना चाह रहा हो? नहीं बोले हाँ भाई कहना है, उस सेठ जी ने बुला दो। तीनों के मन में लाडू फूट रहे, सेठ जी तो रहा माड़ियो तो थोड़ा है यहाँ वाला तो। अरे सेठ जी ने बुला दो, सेठ जी ने बुला दिया, सेठ जी बैठ गया। नहीं बोला बाबू ये बता कि मैं कहेगा? बोले तुम बाहर जाओ सेठ जी तब बतलाऊंगा। नहीं बोले ना ये बना जाओ बाहर, सारी सुनेंगे सेठ जी के पास कह दे रहा है। बोले सुन लो तो सेठ जी के पास कह दे रहा है, ये 100 सिक्के थे सेठ जी के, यो स्टील का डिब्बा था, यो सेठ जी को देना था, इसके सिक्के ने मेरी सेवा करवा दी। थारा तो धर्म बना था, तुमने करया नहीं पर इन सिक्के ने करवा दी, मेरे दौरे नहीं धांस। कहते तुम चक्कर में पड़ो, तड़का झगड़ा करो आपस में, मरो कुटो और सेठ जी से झगड़ा करो। सेठ जी का था यो इसको सौंप दिया, थारा फर्ज बना था, तुमने पूरा नहीं करा, परंतु इस पैसे ने तुम्हारा फर्ज तुम्हारे से पूरा करवा दिया, तुम्हारा धर्म बनता था। आज की स्थिति ये बन गई। इन बुजुर्गों की जो हालत नहीं पूछ रहे हैं, ये शिक्षा का प्रभाव है। हमारी शिक्षा सेवा की थी, संस्कारों की थी, शुश्रूषा की थी। शुश्रूषा एक शब्द होता है, शायद हमारी माताएं तो इनको जानती नहीं होंगी शुश्रूषा क्या होता है। सेवा तो होता है कि भाई आपने बड़े बुजुर्ग को नहाने के लिए पानी दे दिया, खाने के लिए रोटी दे दी, पहनने के लिए कपड़े दे दिए। और शुश्रूषा होती है बड़े बुजुर्ग को ध्यान से सुनना। बड़े बुजुर्ग की बात आप ध्यान से सुन लो, आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। हॉलैंड की फिर बात मुझे एक याद आ गई। हॉलैंड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और भारत में सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज रहती है, समाज है यहाँ पे। वहां नहीं है, जो डीमेरिट है यूरोप की, उसमें ऊपर के तल्ले पे कौन रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे कौन रह रहा है, नीचे वालों से उनको मतलब नहीं, नीचे वालों को ऊपर वालों से मतलब नहीं। दूसरी सबसे बड़ी डीमेरिट वहां ये है कि बच्चा विवाह योग्य हो गया, शादी के योग्य हो गया, लड़का है तो लड़की से और लड़की है तो लड़के से हाथ मिलाएंगे, चले जाएंगे, शादी करके आ जाएंगे, घर वालों को बता देंगे हमारी शादी होगी, रिसेप्शन पे आना चाहो आ जाना, नहीं आना चाहो तो कोई खास बात नहीं। उसके बाद फिर जो बुजुर्ग होते हैं परिवार के, वो ओल्ड एज होम जिनको बोलते हैं ना, यहाँ वृद्धाश्रम बोलते हैं, उनमें चले जाते हैं। सरकार सारा उनका खर्च देती है। अच्छा, एक बार हम लोग मिलने के लिए गए, वो थे तो भारतीय मूल के, बहुत वर्षों से 50-60 साल से वहीं रह रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए गए। जैसे बात करते तो मैंने उनसे बात की और पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? वो कह रहे कि स्वामी जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिक्कत है कि यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि फिर कैसे काम चलाते हो? उन्होंने कहा कि हमने एक्सचेंज में आदमी बुक कर रखा है। मैंने कहा आदमी कैसे बुक कर रखा है? कि जी हर रोज रात को 8 बजे एक्सचेंज से कॉल आएगा, कभी लड़की का फोन आ जाता है, कभी लड़के का, और वो मेरे से पूरे दिन की कार्रवाई पूछते हैं, गतिविधियां पूछते हैं। तुमने दिन में क्या किया, गार्डनिंग में गए कि नहीं गए, पौधे लगाए कि नहीं लगाए, आज तुमने क्या खाया, क्या बनाया था। आधा घंटा तक मेरी बात सुनता है, उसका प्रभाव ये रहता है कि मुझे चैन से नींद आ जाती है। वो कह रहा है कि इसके मैं $1800 दे रहा हूँ एक महीने के, $1800 सिर्फ बात करने के लिए। तो बड़े बुजुर्गों की यदि हम बात ध्यान से सुनते हैं ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों को सुने भी और उनके अनुसार अपना जीवन जिए भी, क्योंकि इनके अनुभव का जो लाभ आपको मिल सकता है, जो समाधान मिल सकता है ना, वो गूगल पे नहीं मिलेगा। गूगल पे ये तो बता देंगे कि 8 रोटी बनाने के लिए कितना आटा लगेगा, परंतु वो आटा आपके तवे पे चिपकेगा नहीं। ये तो बड़े बुजुर्ग माताएं ही बताएंगे कि तवा कितना गर्म हो, जब उसके ऊपर लोई बना करके रोटी बेल के उसके ऊपर डालनी। वो ये तो बता सकता है गूगल कि आपको भूख लगेगी, भूख लगने के बाद आपको नाश्ते में क्या चाहिए, बनाना चूल्हे पे ही पड़ेगा, गूगल पे तो बनेगा नहीं। संवेदनाएं बड़ों से मिलेंगी, समाधान बड़ों से मिलेगा, समर्पण बड़ों से मिलेगा, संघर्ष बड़ों से मिलेगा, संगठन बड़ों से मिलेगा। तो हमें बड़ों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और ये जो शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति को हमें प्राचीन शिक्षा पद्धति के कंपैरेटिव स्टडी करते हुए वापस उसी ओर लौटना पड़ेगा। गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक रहे पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी, जो बाद में स्वामी समर्पानंद जी बने, वो जब एजुकेशन बोर्ड बना, कमेटी बनी नेशनल लेवल पे, उसके वो मेंबर बने।
और उनसे जब ये पूछा गया कि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, तब उन्होंने गुरुकुल के रूप में रेजिडेंशियल टाइप ऑफ स्कूल वो उनका एक वो दिया प्रारूप बना करके, और उसका परिणाम ये बना कि राजीव गांधी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। नवोदय विद्यालय एक तरह से गुरुकुल परंपरा का एक रूप है। बच्चे वहीं रहते हैं, किसका बच्चा है किसका नहीं है, छोटे का है बड़े का है, ऊंची जात का है नीची जात का है, सबको बराबर वहाँ अवसर मिलता है, सबको बराबर खान पान मिलता है, निःशुल्क सारी की सारी शिक्षा है। वो जो शिक्षा है उसको विकल्प के रूप में जो है भारत में प्रस्तुत करना चाहिए। वो प्रत्येक जिले में एक स्कूल बना हुआ है, परंतु आजकल जो शिक्षा का माहौल है और जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आपको सुनने की आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों के पास संस्कार होंगे वही आपकी सेवा कर पाएंगे। और सेवा का ये प्रकल्प चाहे गुरुकुल हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे आर्य समाज के शिक्षण संस्थान हो, उसके बाहर बहुत कम देखने को मिलेगा। शायद ही आपने कभी सुनने में आया हो कि किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने आत्महत्या की है, किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने नशे की हालत में ये कर दिया है, किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने किसी बहन के साथ बदतमीजी कर दी है। लेकिन दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ हर रोज ये चीजें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संस्कार और शिक्षा का संगम ये आर्य समाज है। आर्य समाज की तरफ हम सबको लौटना पड़ेगा। आर्य समाज में जब हम आएंगे बच्चे संस्कारित होंगे, वो सेवा भाव अपने हृदय के अंदर संजो करके समाज में कुछ नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम बोल पाएंगे जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की